दोस्तों, लोकसभा में और राज्यसभा में किसी भी बिल को पास कराने के लिए दो कंडीशन होता है। और इस दो कंडीशन में देखिए, तो सामान्य में अगर कोई आप बिल को पास करवाते हैं तो आपको सामान्य में जो नॉर्मल बहुमत है उसकी ज़रूरत होती है। मतलब 50% अगर आपके पास बहुमत है तो आप उस बिल को आसानी से पास करा सकते हैं। लेकिन अगर आप असाधारण स्थिति में हैं, जैसे कि असाधारण स्थिति किसको कहते हैं, संविधान में कुछ संशोधन करना है, आपको कुछ संविधान में बदलना है, तो आपको 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है। 2/3 का मतलब हुआ 2/3। 2/3 बहुमत होगा तभी आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो अब जो महिला आरक्षण बिल को लेकर चर्चा हो रही है और इस पर यह कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को पास कीजिए, तो महिला आरक्षण बिल पहले से 2023 में ही पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल के जरिए 3 विधेयक लाए जा रहे हैं। उसमें एक डीलिमिटेशन भी है। डीलिमिटेशन में एक और विधायक ऐड ऑन किया गया है। डीलिमिटेशन मतलब परिसीमन, और परिसीमन में एक और विधायक ये है कि अब आने वाले समय में परिसीमन जनगणना के हिसाब से नहीं बल्कि एक कमेटी डिसाइड करेगी, एक कमीशन डिसाइड करेगी, और इस कमीशन के बाद ही अब जनगणना तय किया जाएगा। इसमें सरकार की तरफ से लॉजिक ये है कि अभी जो जनगणना हो रही है उसको हम इस डीलिमिटेशन में, परिसीमन में लागू उसके आधार से नहीं कर रहे हैं। 2011 की जनगणना को आधार बनाकर हम परिसीमन कर रहे हैं। 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाता है तो अभी मौजूदा जो 543 लोकसभा की सीटें हैं, ये सीटें बढ़ जाएंगी और ये सीटें हो जाएगी 816। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित सीट भी होंगी। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की इसमें होंगी। अब इसमें से देखिए, और ये जो सीटें बढ़ेंगी, जैसे 816 लोकसभा की सीटें हो रही हैं, तो ये कब लागू होगा? ये होगा 2029 के लोकसभा चुनाव से। अब जब 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू होना ही था तो सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों है? क्योंकि उसे नए जनगणना होने देनी चाहिए थी, तो थोड़ा और भी बेनिफिट हो सकता था कि जनसंख्या के हिसाब से जो विपक्ष हल्ला कर रहा है, तो 2011 की जनगणना में अगर कम सीट भी बन रही है तो 2027 के जनगणना में यही सीटें और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद रहती। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही, हड़बड़ी में। अब इसमें समझिए हड़बड़ी में है तो कि कुल सीटें कुछ राज्यों को 50% की बढ़ोतरी मिलेगी, साउथ के राज्यों को, जो सरकार का तर्क है, और 129वां संशोधन है संविधान का ये। लेकिन क्या सरकार इसे पास करवा पाएगी? सरकार के पास बहुमत है या नहीं है? अब इसका रूल जरा से समझ लीजिए, उसके बाद आपको ये कैलकुलेशन भी बताएंगे। रूल ये है कि दो प्रकार से आप किसी भी बिल को पास करवाते हैं, संविधान में और संविधान सभा में। सबसे पहले ये है कि कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। अगर 543 में से, जो 543 अभी लोकसभा की सीट है और इसमें से 540 सांसद हैं, 3 सांसदों की सीट जो खाली है, तो 540 में से जो आपको कम से कम 270 से भी ज़्यादा 270 से भी ज़्यादा, यानी कि 360 के करीब में आपको चाहिए। पहला कंडीशन क्या होने चाहिए? 273 आपको है लोकसभा में, तो 273 ये, और जो राज्यसभा के कंडीशन है वो अलग, तब जाके पहले स्थिति में आप पास करा सकते हैं, जो कि अभी वर्तमान में सरकार के पास नहीं है। अब दूसरा कंडीशन ये है कि जो लोग वहां उपस्थित होंगे, जो सांसद लोकसभा में उपस्थित होंगे, उनमें से 2/3 मेजोरिटी, 2/3 सांसद वहां मौजूद होने चाहिए वोटिंग के वक्त में। तो क्या इतना होगा? 2/3 का मतलब है कि 360 से 362 सांसद वहां पर मौजूद हो। ये विशेष परिस्थिति की बात हो रही है कि विशेष परिस्थिति होता है संविधान में संशोधन। संविधान में कोई नया बिल अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो वो आप सिंपल सांसदों के जरिए भी कर सकते हैं, साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं। लेकिन संविधान में कुछ चीजें बदल रहे हैं तो 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, मतलब 2/3 आपको बहुमत होना चाहिए। तो अब बात आती है, कुछ ऐसे ही है राज्यसभा में। तो अब राज्यसभा और लोकसभा का कैलकुलेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत क्या होता है, साधारण विधेयक अगर पास कराएंगे तो आपको 123 जो एनडीए के पास अभी बहुमत है, और सामान्य कानून पास करा सकते थे। यही चीज संविधान में देखेंगे तो परिसीमन जैसे बदलाव के लिए 164 की जरूरत होती है राज्यसभा में। अब कैलकुलेशन देखेंगे अगर आप, तो आपको मैं जो लेटर पे ये लिख के लाया हूँ कैलकुलेशन की कितना क्या बनेगा, उसमें आपको बताते हैं। बहुमत का जो लोकसभा में, समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा में जो कुल सीटें हैं 543, 3 सांसदों की सीट खाली है तो 540 हुआ।
बहुमत कितना, 272 की जरूरत है। अगर कोई साधारण बिल होता तो 272 में सरकार जो एनडीए है उसके पास 292 सांसद हैं, तो 272 में बहुमत होता है, वो एक सिरे से विपक्ष के हंगामा के बावजूद भी बिल पास करवा लेती। लेकिन विपक्ष का सपोर्ट अभी क्यों चाहिए? अभी इसलिए चाहिए क्योंकि लोकसभा में भी कोई बिल को पास कराने के लिए सरकार को 360 सांसदों की जरूरत होगी। 360 सांसद होंगे तभी ये बिल को पास कराया जा सकता है, जो कि वर्तमान सरकार के पास है नहीं। एनडीए के पास 292 सांसद ही हैं। तो 360 पहुंचने के लिए कम से कम अभी 70 सांसदों की जरूरत और है, जो कि विपक्ष नहीं लागा। विपक्ष के पास 233 सांसद हैं। विपक्ष खुलकर कह चुका है महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट करेंगे, लेकिन परसीमन को नहीं करेंगे। तो ये अन्य 15 भी सांसद हैं, अन्य 15 भी एनडीए के खाते में चले जाते हैं, तब भी अभी लोकसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो कम बढ़ जा रहा है। अब आते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में कुल जो सीटें हैं 245 है। बहुमत 123 पर नॉर्मल स्थिति में पास हो जाती, कोई भी बिल पास कराया जा सकता था, लेकिन संविधान में संशोधन है चुकी, तो 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होगी और 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से 164 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। 164 तभी होगा जब विपक्ष साथ में आएगा, क्योंकि एनडीए के पास अभी 125 के करीब में सीटें हैं और इंडिया के पास में 85 से 95 है। तो दोनों के आने से ही होगा, वरना बिल पास नहीं हो सकती है। अन्य 20-25 हैं भी, तो उनके सपोर्ट के बाद भी ये बिल नहीं निकला जा सकता है। तो ये जो कुल मिलाकर जो बिल को लेकर कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन का हिसाब किताब हमने आपको बताया है कि ये कैसे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं है। अब थोड़ा सा ये भी समझिए कि इसमें महिला आरक्षण बिल को जो जोड़ा जा रहा है, तो कितनी सीटें किसके पास हो सकती हैं। तो यूपी, बिहार, नॉर्थ वाले राज्यों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लोकसभा की सीटें हैं 543। वर्तमान में यूपी में 80 सीटें हैं, जो कि ये बढ़ जाएगी, 120 के करीब में जाएगी। महाराष्ट्र में 48 है और इसमें 72 हो जाएगी लोकसभा की सीटें। महिलाओं के लिए 24 जो सीटें हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। बंगाल में 42 से 63 लोकसभा की सीटें होंगी, लेकिन 21 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी। सिर्फ महिला कैंडिडेट ही, रिजर्व मतलब कि महिला कैंडिडेट ही उस लोकसभा के सीट से उम्मीदवार के तौर से उतर सकती है, चुनाव जीत सकती है, लड़ सकती है, ये बात हो रही है। बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, जो कि 60 हो जाएगी और 20 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। मतलब उसमें पुरुष या फिर किसी भी फैक्टर में कोई भी जाति की महिला उतर सकती हैं, लेकिन पुरुष नहीं उतरेगा। अब एक और चीज बातें होगी कि ये 20 जो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा, उसमें भी ये देखा जाएगा कि ये जाति आधारित होगा, रिजर्वेशन मिलेगा या जनरल सबके लिए दे दिया जाएगा। ये भी एक थोड़ा सा जो मामला है उस पर अभी आप सोचने की बात है। सरकार भी अभी जो पूरी डिटेल्स ड्राफ्ट तय करेगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीट है, 59 हो जाएगी, 20 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। मध्य प्रदेश में 29 है, जो कि 44 के करीब में, 44 से 50 सीटें बढ़ेंगी। 15 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किए जाएंगे। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड जैसे के पास 1-1 सीटें हैं, जो कि अब 2-2 सीटें हो जाएगी। अब सीधे 50% बढ़ाया जाएगा। दिल्ली जैसे शहर में 7 लोकसभा की सीटें हैं, यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें हो जाएगी। 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 5 से 8 लोकसभा की सीटें होंगी, 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि साफ तौर से नहीं कहा जा सकता कि लद्दाख और पुडुचेरी के लिए अभी सरकार ने क्या कुछ प्लान बनाया है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति बन रही है। कुल जो भी 543 है, 816 लोकसभा की सीटें हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये पूरी डिटेल्स है जो हमने आपको बताया है। कांग्रेस की चिंता ये है कि नए राज्यों से, कांग्रेस यानी विपक्ष की चिंता है कि नए परिसीमन से, नए फॉर्मूले से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं उसको घाटा होगा। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश या फिर इधर महाराष्ट्र देखें, दिल्ली देखें, हरियाणा देखें, इन राज्यों को ज़्यादा फायदा होगा। तो इस वजह से विरोध हो रहा है। छोटे राज्यों के लिए जो बात हो रही है कि उसको 50% बढ़ोतरी मिलेगी, तो उसे फायदे की बात है ही। तो इस वजह से जो छोटे राज्य हैं जैसे मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पूर्वांचल के राज्य हैं, पुडुचेरी वगैरह, तो इन पर विवाद नहीं है। लेकिन साउथ वर्सेस नॉर्थ की जो लड़ाई है उसको लेकर विवाद है। लेकिन पास कराना आसान होगा या नहीं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आसान भाषा में समझ में आ गई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।